morning, students. I am BK Singh. In this class, I will describe about respiration in human beings for class 10th and respiratory system. Respiratory system, जिसके माध्यम से रेस्पिरेशन के बारे में अगले क्लास में भी हम लोग बताए थे, है ना, वो हम लोग पढ़े थे. तो इसमें देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है. तो रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म में ऑक्सीजन को भीतर लेना, इनहेलेशन ऑफ एयर, इनहेलेशन जो करते हैं और उसको ब्रीथ इन और आउट बाहर छोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रीथ आउट. दोनों के एक साथ ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं. ब्रीथिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन को कैच करके सेल के पास तक पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके लंग्स में लाकर फिर वहां से ब्रीथ आउट करना, इस सारे मैकेनिज्म को देखेंगे आज इस सिस्टम के अधीन. तो इसके लिए चूंकि रेस्पिरेशन को पढ़ना है तो हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है. तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि नोजल पाइप जो होता है, ये नाक का छेद जो होता है, नोस्ट्रिल कहते हैं इसको, नहीं. तो नेजल पाइप से जब एयर भीतर एंट्री लेगा तो इसके भीतर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस होता है, जो बाहर से डस्ट पार्टिकल अगर एंट्री ले ले, है ना, डस्ट पार्टिकल कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल एजेंट है जो भीतर जाना चाहते हैं, उसको म्यूकस, हेयर, इस सब क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है. उसको फिल्टर करके छान लेगा. नेजल कैविटी से होते हुए एयर आगे पहुंचता है. देखो यहां पर बना है ये माउथ कैविटी और इधर से क्या है, नेजल कैविटी. दोनों का यहां पर कनेक्शन एरिया बढ़ गया ना, इसको हम फायरिंग्स के नाम से जानते हैं. यह एरिया फायरिंग्स है. फायरिंग्स के नीचे देखो यहां पर जहां से माउथ कैविटी अब एंट्री होगा तो फूड मटेरियल आएगा. तो फूड मटेरियल कहां जाएगा, देखो इस पाइप में, इसको फूड पाइप कहेंगे. जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आए थे, यहां से फूड पाइप चालू होता है और यहां से नेजल कैविटी से जो पाइप जो आ रहा है एयर को लेकर के, यह एयर यहां पर आएगा इस पाइप से होते हुए आगे, है ना. अब देखो तो जैसे यहां से फूड मटेरियल माउथ के माध्यम से जब एंट्री लेगा तो उस समय यहां पर एक डिश लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना होता है जिसको इपीग्लोटिस के नाम से जानते हैं. वह इपीग्लोटिस क्या करता है कि इस विंड पाइप के माउथ को यहां को सील कर देता है, बंद कर देता है. जो विंड पाइप यहां पर सील इसलिए कि कोई फूड मटेरियल लग रहा है तो फूड मटेरियल इधर एंट्री नहीं ले, विंड पाइप में नहीं है ना. तो उसको यह क्या कर देता है, रोक देता है. इपीग्लोटिस उसका काम है. टोंग के नीचे इपीग्लोटिस जो केवल फूड मटेरियल को कहां जाने देगा, इधर जाने देगा, विंड पाइप में नहीं जाने देगा. इसके आगे लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं. यहां पर थोराइड पर हाथ रखकर देख सकते हो, बोलोगे यहां वाइब्रेशन महसूस होता है, वाइब्रेशन. तो वोकल कॉर्ड वहां पर रहेगा और उस बॉक्स को लैरिंग्स या स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, यहीं पर आता है. उसके नीचे जब विंड पाइप जो आगे आएगा तो यह किससे बदल जाएगा, उसको ट्रैकिया कहते हैं. ट्रैकिया के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो कार्टिलेज का बना हुआ कि अगर एयर इसमें नहीं भी भरा है तो इस पाइप को कोलैप्स नहीं होने देगा, उसको सिकुड़ने नहीं देगा. वह कार्टिलेज का रिंग इसके चारों तरफ रहता है, नहीं, उसको कोलैप्स होने से बचाता है. यह ट्रैकिया आगे आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक इस साइड में जा रहा है, एक इस साइड में जा रहा है. तो ट्रैकिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको हम ब्रोंकस के नाम से जानते हैं. तो यह पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रोंकस कहलाएगा. ब्रोंकस का फिर एक ब्रोंकस इस साइड में, एक ब्रोंकस इस साइड में, दोनों साइड में गया और दोनों लंग्स में एंट्री लेता है. एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर में आता है, उसको क्या कहते हैं, लंग्स. तो ये लंग्स हो गया, है ना, इधर भी लंग्स, इधर भी लंग्स, लेफ्ट राइट साइड दोनों में. ये लंग्स में एंट्री ले रही है कौन, ये आपका ये ब्रोंकस. जो ट्रैकिया आगे टूट गया, ब्रोंकस 2 भाग में डिवाइड हो गया, चला गया इधर. इसके आगे फिर
उस लंग्स के भीतर उसका ब्रांचिंग होता है, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल और छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, ट्यूब, उसको क्या कहते हो, ब्रोंकियोल। और वहीं सबसे लास्ट में ब्रोंकियोल सैक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। सैक, थैलीनुमा स्ट्रक्चर, देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया, राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। तो ये एयर सैक या एल्वियोलाई, सैक लाइक एल्वियोलाई, इसका लेयर इतना पतला होता है कि यूनिसेलुलर, एक सेल के लेयर के बराबर होता है। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। बहुत सारा एल्वियोलाई पाया जाता है। एल्वियोलाई लंग्स में होने से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो बाहर से ऑक्सीजन जो एंट्री लेगा, उस ऑक्सीजन को का एक्सचेंज होने में यहां पर क्या होता है, हेल्प मिलता है ना। तो यह एल्वियोलाई पूरा लंग्स एक थिन मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। वो मेम्ब्रेन प्लूरा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा जो कैविटी है, पूरा उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। लंग्स वास्तव में किस कैविटी के भीतर है, चेस्ट कैविटी के हैं। और यह चेस्ट कैविटी में इसके ऊपर देखो, रेस्पिरेशन में काम है डायफ्राम का। इस कैविटी को यहां से लेकर यहां तक एरिया को थोरैक्सिक कैविटी कहते हैं, थोरैक्स है ना। यहां पर रिब्स निकलते रहते हैं सब जगह, देखिए ऐसे ऐसे फट्टी जिसको कहते हो ना, उसको रिब्स, ये रिब्स निकले रहते हैं। रिब के मूवमेंट से, रिब के भीतर मसल्स होगा, उसके कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से रिब में मूवमेंट होगा। उसके नीचे यहां पर जहां से स्टोमक चालू होता है, यहाँ के एरिया को डायफ्राम कहते हैं, है ना। तो डायफ्राम और रिब का मूवमेंट जब होगा, रिब केज का साइज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, जिसके चलते ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है। तो दोनों कंडीशन में जब सांस लेंगे, एयर भीतर जाएगा, तब क्या कैसा स्थिति होता है। देखो यहां पर अगर रिब केज बना दिया है ना, तो फिगर रफ हो जाएगा, इसलिए यहां पर रिब केज नहीं बनाया जाता है। फिगर को इतना ही, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेगा आपको इतना ही बनाना है, उसमें आगे नहीं बनाना। यही डायफ्राम है, देखो ये डायफ्राम, उसके नीचे स्टोमक चालू हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो क्या स्थिति इसकी होती है, सांस लेने पर इसकी क्या स्थिति होती है, उसको देखेंगे। एक मिनट में देखो, आपको हम बता रहे थे कि जैसे हम सांस लेंगे, ब्रीथ इन होगा तो कैसे चेस्ट कैविटी बढ़ता है, डायफ्राम का मूवमेंट कैसे होगा, रिब का मूवमेंट कैसे होगा, ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा। अब कंपैरिजन करो, देखो आपको सामने हम एक तरह का एक्सपेरिमेंट बताते हैं। यह चश्मा देख लो, तो इनको बता रहे हैं ये चश्मा, ये लाल जो देख रहा है, ये लाल एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये मान के चलो ये डायफ्राम है, दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ये डायफ्राम मानो। इसको मान लो रिब केस है ना, रिब यहां से निकला हुआ चारों तरफ, ये क्या कहलाएगा, ये रिब कहलाएगा। अब बीच में जो स्पेस देखते हो, इस स्पेस को चेस्ट कैविटी मानो, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, इसको चेस्ट कैविटी माना जाए। यह बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, ये घटेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे सांस लेंगे भीतर, अब सांस लेंगे भीतर देखो क्या होता है, देखिए ये लाल वाला देखो नीचे जाएगा, सांस जैसे लीजिएगा ना तो डायफ्राम नीचे जाएगा, देखो नीचे जा रहा है, डायफ्राम नीचे जाएगा तो देखो चश्मा ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो बीच में का वॉल्यूम बढ़ गया। तो डायफ्राम का नीचे जाना, इसका मतलब रिब केस के ऊपर जाना। जैसे सांस लेंगे, ऐसे देखो, ऐसे लेंगे, सांस लीजिएगा तो रिब केस ऊपर और डायफ्राम कहां जाएगा, नीचे। ये मस्कुलर पार्ट्स कहां जाएगा, डायफ्राम नीचे, जिसके चलते यह वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, इतना वॉल्यूम बढ़ गया। तो इतना एयर भर जाता है चेस्ट कैविटी में। जैसे सांस लेंगे, लंग्स के ऊपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर भीतर आकर भर जाता है। ठीक है, तो सांस लेने में पोजीशन बताइएगा, डायफ्राम डाउनवर्ड और रिब क्या होता है, अपवर्ड। डायफ्राम जाएगा नीचे की ओर और रिब जाएगा ऊपर की ओर, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, एयर आके भर गया। अब जब सांस को छोड़ना है बाहर, ब्रीथ आउट करना है, तो उसमें देखो क्या होता है, जब रिलैक्स होते हैं तब क्या होगा। अब ये डायफ्राम देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये डायफ्राम जाएगा ऊपर, देखो ऊपर से आ रहा है रिब केस नीचे, देखिए ऐसे रिब केस नीचे आ रहा है। और देखो डायफ्राम चल गया ऊपर और रिब केस आ गया नीचे, वॉल्यूम घट गया, अब इतना ही वॉल्यूम रहा। यही प्रक्रिया देखो, सांस लेते हैं तो ऐसे
छोड़ते हैं 23 से, लेते हैं 23 से, छोड़ेंगे 23 से। देखो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, यही एक्शन होता है। तो इसी डायफ्राम और रिब केज के एक्शन से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, प्रेशर घटेगा ऊपर, किस पर, लंग्स पर, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। इस तरह से एयर इसमें आता है। सांस लेने के लिए सभी गैस, ये नहीं कि खाली ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जितना एयर में जो कंपोनेंट्स है सब आ जाएगा, भीतर आएगा, आने दो। लेकिन जैसे लंग्स में आएगा तो लंग्स में अब इसके बाद जो सिस्टम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आरबीसी, हीमोग्लोबिन का रंग लाल जो होता है वह किसी ब्लड का नाम किसके चलते होता है, ये हीमोग्लोबिन। हीम में आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन जो पाया गया, तो वही हीमोग्लोबिन सेल के भीतर मैकेनिज्म होता है कि जैसे यहां पर आपका सेल है, नहीं, इस सेल में C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन गया, तो सेल के भीतर ऑक्सीजन गया तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर 6H2O, और तब एनर्जी बनती है, एटीपी के रूप में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सेल के भीतर बढ़ेगा तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो गया। अब यहां से कंसंट्रेशन हाई हो गया तो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से वो डिफ्यूज होकर कहां चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी में घुसेगा, और ब्लड कैपिलरी से सबको ट्रांसपोर्टेशन में डील करेंगे ज्यादा डिटेल में। अभी जान लो कि मान लो कैपिलरी में चला गया ब्लड के, वह लेकर उसको पहुंचाएगा हार्ट में। हार्ट जब पंप करेगा तो वही और इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वह आता है कहां पर, इस लंग्स में आता है। जब लंग्स में आएगा यहाँ पर ब्लड, तो इस लंग्स में एल्वियोलाई है, इस दोनों के बीच में जब ब्लड कैपिलरी लेकर आया है तो गैसियस एक्सचेंज होता है। बाहर से सांस लिए हैं तो इसमें ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा है, नीचे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है तो ऑक्सीजन इसमें से कहां चल जाएगा, ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वह डिफ्यूज इन होकर इसमें आ जाएगा। तो जैसे सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, फिर वह पहुंचेगा कहां, हार्ट में, हार्ट पंप करेगा, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, फिर यही काम होते रहेगा। और इस तरह से ये मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और सेल के भीतर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल रेट में अगर कोई आदमी को पूछेंगे कितना बार रेट, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, तो मैं 15 से 18 टाइम कोई सांस ले सकता है ना। और चेक करना है, जबरदस्ती को ऐसे करेगा, ऐसे करने लगता हूं नहीं। कोई नॉर्मल स्टेज में कोई रहे, अब तुम आराम से उसको बोलो नहीं, अब तुम घड़ी दे के गिनो। अगर आदमी ऐसे चुपचाप नॉर्मल स्टेज में है तो ऐसे करेगा, देखो देखेगा ना सर, ये फूलेगा पचकेगा। अब इसे क्यों काउंट कर सकते हैं, इसे 1 2 ऐसे गिनोगे ना तो 1 मिनट में 15 से 18 बार करेगा वो। अब बोल दीजिएगा जबरदस्ती तो रेट बढ़ा देगा जबरदस्ती, ऐसा नहीं। नॉर्मल रेट होता है 15 से कितना बार, 18 बार होता है। लेकिन अब हेवी एक्सरसाइज हो गया, नहीं हेवी एक्सरसाइज कीजिएगा तो जरूर हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी ज्यादा तब बनेगा जब ऑक्सीजन ज्यादा भीतर आएगा, डाउन ऑक्सीडेशन होगा फुल मटेरियल का। उस स्थिति में क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है एक्वेटिक प्लांट में, एनिमल सब में, तो एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन का रेट आपसे ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी सांस लेगा। हम लोग क्या करते हैं, उससे कम रेट में सांस लेते हैं, नहीं। यही आपका मैकेनिज्म होता है किसमें, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अगले क्लास में आपको इसके आगे वाला सिस्टम बताएंगे। ऐसे आपकी फिगर हम बना दिए हैं, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस तरह बनाइएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको, मेरा मोबाइल नंबर है, उससे पूछिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। और अगला सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे जो आएगा ट्रांसपोर्टेशन, और किस तरह से सर्कुलेशन होगा आपके बॉडी का। उस सर्कुलेशन के समय भी एक बार जिक्र करेंगे कि देखो यहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसको पढ़ाएंगे। तो उसका यहीं पर कैसे होगा एक्सचेंज, फिर वहां पर बताएंगे हम। ठीक है, थैंक्स।